नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे से एक दुराशा। आइए शुरू करते हैं। नारंगी के रस में जाफरानी वसंती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थीं। वह मनमानी जकंदें भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कन रसिया। शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोसी में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। बसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुनी सुधी है, वसंती के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया है। कहाँ दो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह कैसा ऋतु विपर्यजन्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हा के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खिलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। इस विचार से शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया। क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भूरे रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समंदर पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा, न राजा ने शिव शंभू को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? ओफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की छड़ी लगे तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन तपस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उसके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राज प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन पर रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं। चंद्र है, चांदनी नहीं। माइलाड नगर ही में है, पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माइलाड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। ना आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानंद दिख जाता है तो दिख जाता है। लोग उंगलियों के इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं। माइलाड के चंद्रमुख के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माइलाड का चंद्रानंद देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू शर्मा के जी में अपने देश के माइलाड से होली खेलने की बात आई, इस प्रकार कभी माई लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी।
क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछें, या फिर आमोद प्रमोद की बात करके उसके मन को टटोलें। माई लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं अपने श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माई लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी इस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और इससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काट के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देते हैं, कभी उनसे भूले भटके आपने पूछा कि कैसी गुजरती है। किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं। क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माई लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामी करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया। सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान को कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माई लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात की जाए तो इस कलकत्ते में ही देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांत देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माई लॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाट बनाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाट को मैदान से उठवाकर वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें भी श्रीमान के दिल पसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाएं और गवर्नमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग की सीमा और बढ़ जाए। पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वे आंखें न होंगी यह अंधेरे यूं ही चला आवेगा। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माई लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोंपड़ों में पड़ी लौटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीर पर मैले कुचले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढांकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहां तहां पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश के हरेक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कस से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ हैं, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता, उसके लिए चींटी की जिह्वा दरकार है। इसी कलकत्ते में, इसी इमारतों के नगर में माई लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोंपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते फिरते जहाँ तहाँ देख सकते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सड़क कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं।
बीमार होते हैं तो सड़कों ही पर पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों से चमट कर रात काट लेते हैं। नितिन की 2-4 लाशें जहां तहां से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माइलाड तक उनकी बात कौन पहुंचावे। दिल्ली दरबार में भी जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि माई लॉर्ड एक बार उन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो पाती कि वे लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं या नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वे अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें। किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें। क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर से फटे चितड़े भी नहीं जुड़े हैं और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चमर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाते और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को वेश बदल कर निकला करते थे। अकबर के प्रजा पालन की और बीरबल के लोकरंजन की कहानियां कहकर वे जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वे राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बात उनके घरों में आकर पूछ जाते हैं। महारानी विक्टोरिया को वे अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के बिना कोई अच्छा बर्ताव किए यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने अपनी बात तो शिव शंभू जी मैं भी पक्की कर दी है कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का वह भाग्य नहीं है, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करने की परवाह करे। माई लॉर्ड अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेश भंगर शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभार पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बमुलाजिमाने सुलंता के रसानंद ई द्वारा के बशुक्रे बादशाह जे नज़र मरा गदारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।